हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइना ने पूर्वी लद्दाख के पास एयरफील्ड में रखे हैं 25 लड़ाकू विमान। जी हां, एलएसी के करीब बना रहा हवाई क्षेत्र। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा दोस्तों बताएंगे। लद्दाख सीमा पर चीन बढ़ा रहा है ताकत। जी हां, दुगनी की है फाइटर जेट्स की संख्या। सबसे बड़ी खबर अभी हम आपको बताएंगे दोस्तों, और इसी बीच बताएंगे जहां पर रूस जैसे देश को घेरना असंभव। पुतिन ने चीन और भारत का नाम लेकर अमेरिका पर कसा है तंज। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे क्या है दरअसल पूरा मुद्दा। भारत और चीन को लेकर रशिया ने क्या कहा है अमेरिका से, और जी हां दोस्तों, और साथ में आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन के बाद रशिया ने बता दिया है कि उसका अगला दुश्मन कौन है। जी हां दोस्तों, आपके साथ भी हम ये खबर शेयर करेंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां पर चीन ने दी है अमेरिका को बड़ी चेतावनी। कहा ऐसा किया तो चाहे जो कीमत लगे, जंग शुरू करने से पहले सोचेंगे भी नहीं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मुद्दा चाइना का दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर मुगलों पर ध्यान केंद्रित किया इतिहासकारों ने। बताएंगे दोस्तों, भारत के पास लिखने के लिए सुनहरा इतिहास है। अमित शाह का बहुत बड़ा बयान, मुगलों तक की बात कही है दोस्तों इन्होंने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश में बवाल पर एक्शन में योगी सरकार 116 लोगों को किया गिरफ्तार, लगाया जाएगा गैंगस्टर एक्ट। जी हां दोस्तों, और हफ्ते भर में 3 से 4 हजार और सस्ती हो सकती है सरिया की कीमतें। और दोस्तों सोना भी खरीदना हो गया है सस्ता। बताएंगे 10 ग्राम की कितनी कीमत है। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं दोस्तों कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि भारत देश एक नंबर देश है दोस्तों, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने पूर्वी लद्दाख के पास एयरफील्ड में रखे हैं 25 लड़ाकू विमान। एलएसी के करीब बना रहा है हवाई क्षेत्र। जी हां दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने लद्दाख में भारत से लगती सीमा के निकट चीन द्वारा कुछ रक्षा बुनियादी ढांचे स्थापित किए जाने को चिंताजनक बताया था। उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में चीनी गतिविधियां आंख खोलने वाली है। ये खबर आपको याद होगा दोस्तों। लेकिन अब ऐसे में जो बड़ी खबर आ रही है, जहां चीनी वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास अपने होतान हवाई अड्डे पर 2 दर्जन से भी अधिक फ्रंट लाइन विमान तैनात कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, सरकारी सूत्रों के अनुसार चीनी वायुसेना ने 25 अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को होतान हवाई अड्डे पर रखा है, जिसमें उनके J-11 और J-20 लड़ाकू विमान शामिल है। एक सूत्र ने कहा है कि चीनी पहले वहां MiG-21 श्रेणी के लड़ाकू विमानों की टुकड़ी रखता था, लेकिन अब उन्हें अधिक सक्षम और परिष्कृत विमानों और बड़ी संख्या में बदल दिया गया है। जी हां दोस्तों, चीनी वायुसेना भारतीय क्षेत्र के करीब नए हवाई क्षेत्र बना रही है दोस्तों, जो उन्हें कम ऊंचाई से मिशन को अंजाम देने की अनुमति दे सकता है। अमेरिकी जनरल चार्ल्स फ्लिन ने हाल ही में कहा था कि चीनी गतिविधि का स्तर आंखें खोलने वाला है। जी हां दोस्तों, लेकिन ऐसे में इस सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है दोस्तों, उससे सच होता नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन ऐसे में भारत को और ज्यादा तैयारी करनी होगी दोस्तों। लेकिन भारत भी कम नहीं है दोस्तों। भारत की मोदी सरकार ने लद्दाख एलएसी बॉर्डर के पास दोस्तों भारी मात्रा में भारतीय सेना को उतार रखा है दोस्तों, और एडवांस सिस्टम को वहां पर पहुंचाया जा रहा है, और लगातार पहुंचाया जा रहा है दोस्तों, ताकि किसी भी बुरी स्थिति का भारत करारा तरीके से जवाब दे सके। ऐसे में आपको भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है दोस्तों। अगर 101% भरोसा है तो भारत माता की जय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग दोस्तों। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां आपकी इच्छा हो दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर रूस जैसे देश को घेरना असंभव। जी हां, पुतिन ने चीन और भारत का नाम लेकर अमेरिका पर कसा है तंज। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है दोस्तों। इन देशों ने न सिर्फ रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की बरसात की है, बल्कि इसमें पुतिन के करीबियों को भी शामिल किया है दोस्तों। इसके बावजूद पुतिन ने युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाई हुई है। अब व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन का नाम लेकर अमेरिका को चिढ़ाया है दोस्तों। पुतिन ने कहा है कि रूस के पास न केवल भारत और चीन बल्कि लातीन अमेरिकी व अफ्रीकी देशों के साथ भी साझेदारी कायम करने का अवसर है। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस जैसे देश को घेरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ कह दिया है कि रूस जैसे देश को घेरना असंभव है। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने गुरुवार को मॉस्को में रशिया के युवा उद्यमियों
मंत्रियों के साथ हुई बैठक के दौरान कहा कि दुनिया बड़ी और विविध है। आपने अभी चीन और भारत का जिक्र किया, चीन और भारत ही क्यों, लातीन अमेरिका भी इसमें शामिल, अफ्रीका भी अभी पीछे है लेकिन आगे बढ़ रहा है। वहाँ 1.5 अरब लोग रहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया भी है। रूस के पास न केवल चीन और भारत बल्कि लातीन अमेरिका और अफ्रीका के साथ भी साझेदारी कायम करने का अवसर है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां पर यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना कौन होगा दोस्तों। पुतिन ने दुश्मन देश के नाम का किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 100 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इसके बावजूद युद्ध में कोई भी देश जीत की ओर आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। इस बीच रूस के खिलाफ चंद देशों को छोड़ पूरा यूरोप एकजुट हो चुका है दोस्तों। इसमें फिनलैंड और स्वीडन भी शामिल है, जो रूस के कट्टर विरोधी सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद की तुलना रूसी तानाशाह पीटर द ग्रेट से की है दोस्तों। उन्होंने यूरोप की सुरक्षा के लिए नए खतरे के तौर पर स्वीडन पर कब्जे की बात कही है। हालांकि उनका ये बयान स्वीडन को लेकर रूस की आक्रामकता की पुष्टि नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें पुतिन ने साफ कहा है कि अपनी जमीन वापस लेने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि पीटर द ग्रेट नरवा की लड़ाई में क्यों गए, वो उस समय को वापस लेने और उसे मजबूत करने के लिए गए। उनका मकसद एकदम साफ था। ऐसे में अब इन सभी जगहों को वापस लेने और मजबूत करने का भार हमारे ऊपर आ गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम इन मूल्यों को अपने अस्तित्व के लिए मौलिक मानते हैं तो हम जिन मुद्दों का सामना कर रहे हैं उन पर हम विजयी होंगे। यानी कि दोस्तों यूक्रेन के बाद अब रशिया का दुश्मन स्वीडन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी, सुझाव राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीन ने अमेरिका को दी खुली चेतावनी। कहा ऐसा किया तो चाहे जो कीमत लगे जंग शुरू करने से पहले सोचेंगे भी नहीं। जी हाँ, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पदभार संभालने के बाद से पहली बार अपने चीनी समकक्ष के साथ सिंगापुर में मुलाकात की दोस्तों। इस मुलाकात के बाद चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने रक्षा मंत्री वेई फिनघे के हवाले से कहा कि अगर कोई ताइवान को चीन से अलग करने की हिम्मत करता है तो चीनी सेना निश्चित रूप से युद्ध शुरू करने से नहीं हिचकेगी। जी हाँ दोस्तों, चीनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीनी मंत्री ने कहा कि बीजिंग ताइवान स्वतंत्रता की साजिश को कुचलने और मातृभूमि के एकीकरण को दृढ़ता से कायम रखेगा। मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ताइवान चीन का ताइवान है। चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल कभी सफल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि ऑस्टिन ने सिंगापुर में वार्ता के दौरान अपने चीनी समकक्ष से कहा है कि ताइवान को किसी प्रकार से अस्थिर करने वाली कोशिशों से चीन को बचना चाहिए। इससे पहले जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड मीटिंग के लिए आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर चीन ने ताइवान को जोर जबरदस्ती से हड़पने की कोशिश की तो अमेरिका चीन के खिलाफ सैन्य बल इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएगा। और ऐसे में दोस्तों अब चाइना का जो ये बयान आया है ये भी काफी ज्यादा दोस्तों धमकी भरा माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जंग शुरू करने से पहले नहीं सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि ताइवान को हासिल करने के पीछे चाइना हाथ धोकर लग गया है दोस्तों। लेकिन अमेरिका क्या ताइवान को सीधे सीधे जाने देगा चाइना के हिस्से में दोस्तों, बिल्कुल ठीक अफगानिस्तान की तरह, या फिर ताइवान के लिए सच में अमेरिका लड़ेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक एक हिट जरूर मारिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत के पास लिखने के लिए सुनहरा इतिहास, इतिहासकारों ने सिर्फ मुगलों पर ध्यान केंद्रित किया। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह का बड़ा बयान। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि भारत के गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने रखना चाहिए। जब हम बड़े प्रयास करते हैं तो असत्य का प्रयास अपने आप छोटा हो जाता है, इसलिए हमें अपने प्रयासों को बड़ा बनाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि लिखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन इतिहासकारों ने केवल मुगलों पर ध्यान केंद्रित किया है और ज्यादातर उनके बारे में लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को कहा कि भारत के अधिकांश इतिहासकारों ने पांड्य, चोल, मौर्य, गुप्त और अहोम जैसे कई साम्राज्यों के गौरवशाली नियमों की अनदेखी की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग अमित शाह जी के बात का समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या आपको भी ये लगता है कि इतिहासकारों ने सबसे ज्यादा मुगलों पर ही ध्यान दिया था? दोस्तों बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर परवेज मुशर्रफ की हालत बहुत नाजुक, परिवार ने कहा वे इस स्थिति में है जहां से रिकवरी संभव नहीं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को लेकर शुक्रवार को बड़ी खबर आई दोस्तों। बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, वे लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मुशर्रफ को
वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। दोस्तों मुशर्रफ को दिल और अन्य बीमारियों की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे दुबई के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। जी हाँ, मुशर्रफ के करीबी सहयोगी और पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बताया है कि मुशर्रफ संयुक्त अरब अमीरात के एक अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मुशर्रफ को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इमरान खान सरकार में सूचना मंत्री रहे फवाद चौधरी एक समय में मुशर्रफ के प्रवक्ता थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें मुशर्रफ के परिवार ने ट्विटर पर बड़ी जानकारी दी है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि वो वेंटिलेटर पर नहीं है। अपनी बीमारी की जटिलता के कारण पिछले 3 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती हैं। वो इस हालत में पहुंच गए हैं जहां से रिकवर होना संभव नहीं है। उनके कई अंग खराब हो चुके हैं। आप सभी उनके लिए दुआ करें। ऐसा दोस्तों परवेज मुशर्रफ की फैमिली ने उन्हीं के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां IMF पाकिस्तान को कर्ज देने से कतरा रहा है। दोस्तों पहले CPEC सौदों पर करे चर्चा। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की सरकार से अनुरोध किया है कि वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के ऊर्जा सौदों पर फिर से वार्ता करें। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी नाकाम अर्थव्यवस्था में सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद की मांग कर रहा है, जबकि IMF फिलहाल उसे नए सिरे से कर्ज देने में कतरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कतर की राजधानी दोहा में IMF के साथ पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने सरकार से चीनी सहयोग से चल रही CPEC बिजली सुविधाओं के साथ उसी तरह के बर्ताव का अनुरोध किया है जैसे 1994 व 2002 के बिजली कार्यक्रमों के तहत बनाए गए बिजली संयंत्रों के साथ किया गया था। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पैगंबर मोहम्मद विवाद को लेकर बड़ी खबर, ईरान ने डिलीट किया ट्वीट। NSA डोभाल संग मीटिंग और दोषियों को सख्त सजा का किया था वादा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत ने गुरुवार को एक बार फिर दोहराते हुए कहा है कि बीजेपी के पूर्व नेताओं की तरफ से पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो भी टिप्पणियां की गई है वो सरकार के अपने निजी विचार नहीं है। ऐसे में दोस्तों इसी बीच ईरान ने भी इस मामले से जुड़े एक ट्वीट को डिलीट कर दिया है दोस्तों, जिसमें ये कहा गया था, वो भी झूठ कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है। जिसके बाद दोस्तों यानी भारत सरकार के विरोध के बाद दोस्तों ईरान ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है दोस्तों, यानी कि भारत ने कोई बात नहीं भी कही है दोस्तों, उसके बावजूद भी मन गढ़ंत बातें दोस्तों ट्विटर पर मुस्लिम देश शेयर कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अफवाहों को जिस प्रकार से दोस्तों ये लोग टूल दे रहे हैं मुस्लिम देश, ऐसे में आपकी क्या राय होगी सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर बैन के बाद भी दुनिया के लिए भारत खोलेगा गेहूं का खजाना, 70 लाख टन करेगा एक्सपोर्ट। जी हां, संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान। दरअसल प्रतिबंध के बावजूद भारत दुनिया के लिए गेहूं निर्यात का खजाना खोलेगा दोस्तों, ये अनुमान संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2022-23 के लिए जारी अनुमान के मुताबिक भारत से 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किए जाने की उम्मीद है। ये बीते 5 साल में भारत के औसत निर्यात से अधिक होगा। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, FAO ने गुरुवार को फूड सिनेरियो जारी किया, जिसमें कहा गया है कि वैश्विक गेहूं बाजार 2022-23 का सत्र बहुत अधिक अनिश्चितता के बीच शुरू हो रहा है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन में जारी लड़ाई, कई देशों में कारोबार नीति परिवर्तनों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंची कीमतें गेहूं बाजार के परिदृश्य को आकार देंगे। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर क्या फिर एक बार पाकिस्तानी सेना में है तनाव। जी हां दोस्तों, परेशान जनरल बाजवा ने 1.5 महीने में 2 बार बुलाई कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस। जी हां, पाकिस्तान की राजनीति में सेना का प्रभाव किसी से छिपा हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन अब इसी सेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट में चंद महीने ही बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है दोस्तों। दरअसल जनरल बाजवा ने 7 हफ्तों के भीतर 2 फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके तनाव को सार्वजनिक कर दिया है। पाकिस्तान सेना के इतिहास में इतने कम समय के भीतर 2 बार फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना काफी दुर्लभ घटना मानी जा रही है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर फिर एक बार दोस्तों डच के सांसद का नया बयान आया है, जिन्होंने पहले कहा था कि मुस्लिम देशों से माफी ना मांगे भारत, अब दोस्तों नया बयान देकर फिर एक बार सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हां दोस्तों, 2 बार पहले बयान दे चुके डच के सांसद गिर्ट विल्डर्स ने एक नया बयान दिया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मुझे भारत से प्यार है, ये दमनकारियों से भरे क्षेत्र का एकमात्र लोकतंत्र है। जी हां दोस्तों, आप ये गिर्ट विल्डर्स का ट्वीट
ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है, आई लव इंडिया, द ओनली डेमोक्रेसी इन अ रीजन फुल ऑफ टिरैनी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनको थैंक यू कहना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि एक तरफ जहां सभी मुस्लिम देश भारत की खिलाफी कर रहे थे दोस्तों, वहां पर इन्होंने लगातार भारत का समर्थन किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू कहना तो बनता ही है गिल्ट बिल्डर्स को। अगली खबर की बात करें, जहां पंजशीर में लड़ाई हुई तेज, लोगों को गिरफ्तार करके टॉर्चर कर रहा है तालिबान, ह्यूमन राइट वॉच का बड़ा दावा। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होते ही आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं दोस्तों। तालिबान के सुरक्षा बल अफगानिस्तान में विरोधी सशस्त्र समूहों से संपर्क रखने के आरोपों में आम लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखकर टॉर्चर कर रहे हैं। अमेरिका की ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया है कि तालिबान का ये ऑपरेशन उत्तरी अफगानिस्तान के मजारे शरीफ के आसपास के इलाकों में जारी है। ये पूरा इलाका तालिबान के कट्टर दुश्मन मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम का है दोस्तों। दोस्तम तालिबान के डर से देश छोड़कर विदेश में राजनीतिक शरण लिए हुए हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत बांग्लादेश बस सेवा 2 साल बाद फिर हुआ शुरू, ढाका कोलकाता के बीच चलेगी ये बस। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा कल से फिर शुरू हो गई है दोस्तों। कोरोना महामारी के कारण ये 2 साल से बंद थी। ढाका कोलकाता ढाका बस को ढाका में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जी हाँ, इससे पहले 29 मई को दोनों देशों के बीच रेल सेवा फिर से शुरू की गई थी। अगली खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर रूस ने भारत को अब भारी छूट पर तेल देने से किया है मना। 2 भारतीय कंपनियों के साथ सौदे से कर दिया है इनकार। जी हाँ, रूस ने अब भारत को भारी छूट पर कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया है दोस्तों। यानी भारी छूट पर अभी तक रूस से तेल मिलने का ऑफर अब खत्म हो गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को भारी छूट पर कच्चे तेल के निर्यात का ऑफर दिया था, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट ये है दोस्तों कि रूस ने भारत की 2 तेल कंपनियों के साथ भारी छूट पर कच्चे तेल का सौदा करने से अब इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आखिर पहले तो सभी को लगा दोस्तों कि आखिर रशिया ने ऐसा इनकार भारत के साथ क्यों किया, लेकिन दोस्तों अब जो ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हकीकत ये है दोस्तों कि आखिर अब उस तेल का ऑफर रशिया ने सभी के लिए खत्म कर दिया है दोस्तों, क्योंकि पहले रशिया के पास खरीदार कम थे दोस्तों, लेकिन अब भरमार खरीदार आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सबको देखते हुए रशिया फायदा कमाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और ऐसा सोच रहा है। ऐसे में हर देश, ये नेचुरली है दोस्तों, हर देश यही सोचने की कोशिश करेगा और करने की भी कोशिश जाहिर तौर पर करेगा। आप क्या कहते हैं दोस्तों, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान की रैलियां के खिलाफ एंटी टेरर कोर्ट का बड़ा एक्शन, 17 पीटीआई नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की आतंकवाद निरोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 17 नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है दोस्तों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट करके पूछा है कि सरकार ने पाकिस्तान को पुलिस राज्य बना दिया है। उन्होंने पहले आतंकवाद के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर मुकदमा चलाया और अब 17 पीटीआई नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगर आयातित सरकार आतंकवाद के मामले बना रही है तो क्या लोग भूल जाएंगे कि आटा कितना महंगा हो गया है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सिद्धू मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाले गोल्डी बराड़ को कनाडा से लाने की तैयारी जुटी एजेंसियां। जी हां, गोल्डी बराड़ के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद भारत औपचारिक तौर पर कनाडा से उन्हें वापस लाने की अपील करेगा। आपको बता दें कि गोल्डी बराड़ ने पंजाब के लोकप्रिय कलाकार और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से कथित तौर पर जिम्मेदारी ली थी। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अमेरिकी सैन्य विमान कैलिफोर्निया में हुआ हादसे का शिकार, 5 मरीन की हुई मौत। जी हां, अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में बुधवार को एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया दोस्तों। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 मरीन की मौत हो गई। मरीन कोर ने हादसे के एक दिन बाद गुरुवार को मीडिया को इसकी जानकारी दी। जी हां दोस्तों, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां नाव से 1 महीने के मुश्किल सफर पर निकले थे 4 यात्री, लेकिन बीच समुद्र में जाकर तूफान में फंस गए दोस्तों, जिसके बाद भूखे प्यासे लोगों को बचाने मसीहा बना अपना भारतीय इंजीनियर। जी हां दोस्तों, एक भारतीय इंजीनियर ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से समुद्र के बीच तूफान में फंसे लोगों की जान बचा ली दोस्तों। अमेरिका के न्यू ऑरलियांस शहर की ओर जा रहे एक तेल टैंकर पोत पर सवार एक भारतीय इंजीनियर ने खराब मौसम के कारण समुद्र में फंसी एक नौका से लोगों को बचाने में मदद की। इस इंजीनियर के पास सेना में काम करने का अनुभव था। अमेरिका की सीमा शुल्क और
और सीमा रक्षण एजेंसी ने इस बारे में बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नागरिक उस इंजीनियर का नाम अभी खुलासा नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उसको आप लोग थैंक यू कहना मत भूलिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा काम किया गया है इनके द्वारा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर देश में कोरोना मामले ने पकड़ी रफ्तार, क्या आने वाली है चौथी लहर, ये बोला ICMR। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों। इसके बाद न सिर्फ आम लोग बल्कि अधिकारियों की भी चिंता बढ़ गई है। बीते दिनों कुछ एक्सपर्ट्स और IIT कानपुर की स्टडी में सामने आया था कि कोरोना की चौथी लहर आने वाली है दोस्तों। तो क्या ये बढ़ते मामले उसी के सबूत हैं? जी हाँ दोस्तों, रफ्तार पकड़ते कोरोना मामलों को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का भी बयान आया है दोस्तों। न्यूज एजेंसी से बातचीत में ICMR के ADG समीरन पांडा ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि चौथी लहर आ रही है। हमें जिला स्तर पर आंकड़ों की जांच करनी होगी। कुछ जिलों में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को पूरे देश में मामलों की बढ़ोतरी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। चलते अगली खबर की ओर दोस्तों, जहां पर नमाज के बाद हावड़ा में हिंसा, पुलिस से झड़प, 13 जून तक इंटरनेट बंद, बीजेपी बोली सेना तैनात होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 13 जून सुबह 6 बजे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई दोस्तों। कल के विरोध और मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है दोस्तों। उधर पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। शुवेंदु अधिकारी ने पत्र में बंगाल में विरोध की भयावह स्थिति को रोकने और राज्य की मूल्यवान संपत्ति को बचाने के लिए भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों को बुलाने और तैनात करने का अनुरोध किया है। जी हाँ दोस्तों, क्या सेना को तैनात करना चाहिए दोस्तों पूरे पश्चिम बंगाल में? बताइएगा जरूर आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूपी में बवाल पर एक्शन में आई योगी सरकार, 116 लोगों को किया गया है गिरफ्तार, लगाया जाएगा गैंगस्टर का एक्ट। जी हाँ दोस्तों, जुमे की नमाज के बाद यूपी के 6 शहरों में लोगों ने नारेबाजी और पथराव किए दोस्तों। इस घटना के बाद योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की है दोस्तों। इस दौरान उन्होंने उपद्रवियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में 130 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। इनमें सहारनपुर से 38, प्रयागराज से 15, हाथरस से 24 और भी अन्य जगहों से किया गए हैं दोस्तों गिरफ्तार। और इनके खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत केस चलेगा। आप क्या कहते हैं दोस्तों, आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। सबसे पहले योगी जी ने एक्शन लिया है दोस्तों, ऐसे में उनको थैंक यू कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां प्रयागराज हिंसा में AIMIM का हाथ, लोगों को भड़काने का आरोप। जी हां दोस्तों, IB की टीम कर रही है जांच। दरअसल प्रयागराज हिंसा में AIMIM का बड़ा हाथ माना जा रहा है दोस्तों। सूत्रों की माने तो प्रयागराज हिंसा में AIMIM का बड़ा हाथ है। माना जा रहा है कि उन्होंने ही लोगों को भड़काया और इस मामले में अब IB जांच कर रही है। जो भी रिपोर्ट सामने आएगी सबसे पहले आपको हम बताएंगे दोस्तों। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर क्यों ये हिंसा हुई होगी दोस्तों? क्या सच में कुछ बड़े नेताओं का इसमें हाथ हो सकता है दोस्तों? बताना मत भूलिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पर हार्दिक पटेल को PM मोदी जी की कौन सी बात आई इतनी पसंद की जीत लिया उन्होंने दिल। जी हां, जमकर तारीफ। दरअसल हाल ही में भगवा चोला ओढ़ने वाले कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने शुक्रवार को PM मोदी जी की जमकर तारीफ की। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि PM ने 135 करोड़ भारतीयों के लिए 100% काम किया है। PM मोदी के गुजरात दौरे के बीच हार्दिक ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों इनको देर सही आखिर बात तो समझ में आई कि मोदी जी ने इनका नहीं बल्कि पूरे देशवासियों का दिल जीता हुआ है। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्या आपका भी मोदी जी ने दिल जीता है? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां नुपुर शर्मा के बयान पर भारी बवाल के बीच अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला। टीवी डिबेट में नहीं जाएगा समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता नेता। जी हाँ दोस्तों, भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता के पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर बवाल मचा हुआ है दोस्तों। ये मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता ही जा रहा है। तो वहीं अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने ये बड़ा निर्णय सुनाया है दोस्तों। और उनका कहना है कि टीवी डिबेट में अब कोई भी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है इनके इस फैसले के पीछे, बताइएगा जरूर। साथ ही अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सोना खरीदना हो गया अब और भी सस्ता। 10 ग्राम सोने की कीमत हुई इतनी। जी हां दोस्तों, दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 58 रुपए की गिरावट के साथ 50,793 रुपए 10 ग्राम था दोस्तों। HDFC सिक्योरिटीज ने ये बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ, इससे पिछले कारोबारी सत्र में
सोना 50,851 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था और इसी तरह चांदी की कीमत भी 601 रुपए गिरकर 60,914 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है दोस्तों। यानी कि अभी करंट की बात करें तो सोना 50,793 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहाँ हफ्ते भर में 3 से 4 हजार और सस्ती हो सकती है सरिया की कीमतें। जी हाँ, घर बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। आसमान छू रही सरिया की कीमतों में आने वाले हफ्ते भर में ही 3 से 4 हजार रुपए प्रति टन की गिरावट आ सकती है दोस्तों। यानी गिरावट के बाद रायपुर में सरिया 55 से 56 हजार रुपए प्रति टन पहुंच जाएगा। ऐसे में दोस्तों जो भी भाई बहन घर बनाने की सोच रहे हैं दोस्तों, उन सबके लिए बड़ी अच्छी खबर थी। और इसी बीच ये थी दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।